चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन है, इसमें जैसे ये वाला समझ लीजिएगा तो इतिहास की जो परिभाषा है वो आप आसानी से समझ जाते हैं। हमेशा कहा जाता है इतिहास माने क्या, तो ये इतिहास यहाँ चैप्टर का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इन चारों सवाल का जवाब ही इतिहास है। पहले के जमाने में इतिहास माने लोग क्या बोलते थे? इति माने बीती, है ना, और हास माने कहानी, है ना। किसी भी चीज में शब्द का कितना वैल्यू होता है। द मोमेंट यू कॉल इट कहानी यानी स्टोरी, इसका मतलब है इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, सत्यता। जब कहानियां हैं तो स्टोरी हैज नो रिलायबिलिटी, नो ट्रूथ। तो कहानी है, कहानी स्टोरी कैन बी ऑन एनीथिंग। तो ये परिभाषा जो है इतिहास के वैल्यू को ही समाप्त कर देता है ना। इसीलिए पहले के जमाने में सभी विषय मजाकिया तरह से हुआ करता था। तो लोगों ने यही बात कहना शुरू किया कि इति माने बीती और हास माने कहानी। और भी था पॉपुलर की रात पढ़ा सुबह सफा, ऐसे कुछ तरह से था ना कि हाँ एक टाइम पढ़े अगले टाइम में वो साफ हो गया। तो डोंट रिमेम्बर दैट। तो ये सारी बहुत सारी किंवदंतियां रही। अब पिछले 30-40 सालों में इतिहास का नॉर्मल लोगों के लिए, ऐसे तो 60 के दशक में जब एनसीईआरटी लिखा जाने लगा बोर्ड के द्वारा, तो इतिहास लेखन परंपराओं में परिवर्तन आया। आजादी के बाद अंग्रेजों के इतिहास लेखन के दौर से लोग बाहर निकले और तब एनसीईआरटी की जो किताबें आई शुरुआत के दौर में, फिर आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र, उस समय के नौजवान इतिहासकार थे, इन लोगों ने इतिहास लेखन को बदलाव किया और फिर उस तरह से इतिहास आने लगा। इस दौर में कई बार इतिहास लेखन बदला, तो उस सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और एक बात और बताएं कि इस किताब का जो नाम है वो है आवर पास्ट, यानी यहाँ जो पास्ट है वहां एस लगा हुआ है। ग्रामर के नियम के अनुसार गलत है ना। यहाँ पास्ट होना चाहिए था, पास्ट नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है ना, तो जो नाउन है उसमें एस लगा के उसको, मतलब वी यू के साथ नहीं लगेगा, एस नहीं लगता है, ये आप जानते हैं। तो यहां लगा हुआ है। और हिंदी में हमारे अतीत है, हमारा अतीत नहीं, वहां लिखा हुआ है हमारे अतीत, हमारे अतीत, है ना। तो इतिहास में या ऐसे आजकल आप हर जगह देखते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा इतिहास छूट गया, उनका इतिहास छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस का इतिहास कांग्रेसियों ने छोड़ दिया, तो उनका नहीं लिखा, उनका नहीं लिखा। अब जब किताब कुछ पन्नों में है तो किसी न किसी का तो छूटेगा ही। हर आदमी का नामों लिखेगा इतिहास में, तब वो किताब भर जाएगा। तो लेकिन यहाँ जो ये टाइटल दे रहा है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज इतिहास में, समाज में, पॉलिटिक्स में जो बड़ा बदलाव आया है कि कोई भी चीज, देश हो, समाज हो, सिस्टम हो, किसी एक का नहीं है। पहले के जमाने में राजा रानी की कहानी, इतिहास उसी से समाप्त हो गया, है ना।
इन राजा ने इतने युद्ध किए, इस राजा ने ये मार किया, इस राजा की ये उपलब्धि, खाए कमाए राजा मर गए और चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाए। आज एनसीईआरटी का भी कोई किताब आप पढ़ लीजिए, उसमें राजा महाराजा के अनुसार कथा कहानी नहीं है ना। चंद्रगुप्त मौर्य है तो बीच बीच में है, अब वो नहीं कि हाँ चंद्रगुप्त मौर्य इतना से इतना उसकी ये उपलब्धियां, बिंदुसार ये, अशोक ये। वहां समाज है, धर्म है, राजनीति है ना, धम्म है, डिक्लाइन है। तो कंसेप्ट वाइज चैप्टर है, न कि व्यक्ति वाइज। इसी को आगे आप जाके समझिएगा कि उसी को कहा जाता है व्यक्ति परक इतिहास लेखन, इंडिविजुअल बेस्ड हिस्ट्री राइटिंग, जो अंग्रेजों ने लिखा। तो वही लोग कहते थे कि आदमी वही जो इतिहास बदल दे, है ना। आज वो सब बदल चुका है। इतिहास को आदमी नहीं बदलता, समय को आदमी नहीं बदलता है, समय आदमी को बनाता है। जिस समय में जैसा रहेंगे वैसे लोग बनेंगे। तो कहावत भले है धर्म में सभी जगह समय होत बलवान, वही बात अपनी जगह सत्य है, लेकिन इतिहास को, व्यक्ति को, सिस्टम को समय बनाता है। और समय में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्थव्यवस्था, है ना। जिसकी अर्थव्यवस्था जैसी होगी, यानी सबसे जो डिसाइसिव फैक्टर है वो है इकोनॉमी। हालांकि मार्क्सवादी विश्लेषण है कि जब पॉकेट में पैसा बढ़िया होगा तो अच्छा अच्छा ड्रेस पहनेगा। अब कितनों विद्वान है, पॉकेट में भूजा न है तो झोलटन की तरह चलेगा, कोई पूछेगा नहीं। जब पैसा नहीं था तो मिट्टी के भगवान थे। साईं बाबा जब जिंदा थे तो भोजन के लिए दिक्कत था। आज साईं बाबा नहीं है और इकोनॉमी बदल गई है तो सोने चांदी के साईं बाबा का मूर्ति लोग बनाता है ना। आज जो भगवान लोग हैं पत्थर के बदले सोना चांदी के भगवान है ना। जिसको जो मन करता है वो करता है, क्योंकि आज पॉकेट में पैसा ज्यादा है। तो अभी मोनेटरी इकोनॉमी है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है वह व्यापार पर आधारित है। व्यापार कैसे चलेगा, तो नकदी से चलता है ना। पहले के जमाने में काइंड में एक्सचेंज होता था। कोई भी सामान काम करना है, गेहूं चावल के बदले आपको ले दही, चावल से ले लो दही। दुकान में गए 2 किलो अनाज लेके गए, उधर से चीनी लेके आए। चाय पत्ती लेना है, इतना अनाज लेके गए, चाय पत्ती लेके आए। आज दुकान वाला भी अनाज लेके नहीं देगा। तो यू आर इनटू मोनेटरी इकोनॉमी, दैट इज द ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी। आज आप इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना के सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। उस जमाने में रेयर चीज होता था। आज कोई भी आदमी आप जो इस्तेमाल करते हैं सुबह से उठकर रात के सोने तक मोर देन 90% सामान विदेशी। आज आप ही को नहीं पता है कौन सामान हमारा देशी है ना। तो अब आते हैं यहां पर, तो सवाल में थोड़ा थोड़ा पढ़ाए हुए हैं। तो when you will answer what, where, how and when, that is history. To search for the answer of these questions is to know about history, है ना। इसका एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब जैसे एक रसीदा की इसमें कहानी जरूर है कि हाँ आज हम अखबार पढ़ रहे हैं तो आज की बातों को हम समझ रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। 10 साल पहले की बात या 20 साल 25 साल पहले की बात माई बाबू से जान लेंगे, थोड़ा और पहले की बात बाबा से जान लेंगे। लेकिन बियॉन्ड दैट 100, 200, 500, हजारों साल की पहले की बात हम कैसे जानेंगे। तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू नो अबाउट द एविडेंसेज ऑफ हिस्ट्री, हाउ दे आर टू बी कलेक्टेड। अब इसमें क्या है कि जैसे आज हम एसी नहीं चलेगा तो गर्मी आएगा, पंखा नहीं चलेगा तो गर्मी आएगा। लेकिन जब ये सब नहीं था, जब पंखा नहीं था तो लोग कैसे रहते थे, जब एसी नहीं था तो लोग कैसे रहते थे, जब बर्गर और चाउमीन नहीं था लोग क्या खाते थे, है ना। तो जैसे जैसे पीछे जाएंगे हम अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, वही इतिहास। आज अगर
चाउमीन बर्गर खा रहे हैं, तो हाउ यू हैव रीच्ड टू दिस स्टेज। आज जोमेटो आपके यहां खाना पहुंचा दे रहा है ऑन द स्पॉट, हाउ यू हैव रीच्ड टू दिस स्टेज। आज आप तरह तरह का डिजाइनदार कपड़ा पहन रहे हैं, हाउ द एंसेस्टर्स यूज्ड टू वियर। आज ऐसे घरों में रहते हैं तो कैसे घर में हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, उन सब चीजों का हम लोग अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो उसी में आया कि what can we know about the past। हम पास्ट के बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं अभी जो आपको हम बताए, क्या लोग खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, है ना, किस तरह के घरों में रहते थे, शिकारी कैसे थे, पशुपालक कैसे थे, किसान कैसे थे, शासक कैसे थे, व्यापारी कैसे थे, पुरोहित कैसे थे, क्राफ्ट पर्सन्स कैसे थे, आर्टिजन्स कैसे थे, उस समय म्यूजिशियंस कैसे थे, वैज्ञानिक कैसे थे, और उस समय के लोग, बच्चे लोग गेम क्या खेलते थे, स्टोरी कहानी क्या सुनते थे, द प्ले वो किस तरह के नाटक देखते थे और किस तरह का गीत गाते थे। आज आप शिकार करने जा रहे, बंदूक से मार लेते हैं, शेर उलट जाता है ना। कोई आदमी शेर भी पालता है, तो उस समय के लोग क्या पालते थे, किसान किस तरह से खेती करते थे। आज बिजली है, इतनी सारी नहर है, इरिगेशन फैसिलिटी है, फर्टिलाइजर्स है, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो लेकिन पहले खेती कैसे शुरू हुई, हर चीज पहले कभी न कभी शुरू हुआ, तो पहले बार कैसे हुआ, एंड देन हाउ यू हैव रीच्ड अप टू दिस स्टेज। हम लोग तो आज लेस बहुत कम ही तरीके से वैज्ञानिक है। अमेरिका में तो एक आदमी कितने एकड़ का खेती कर लेता अकेला, बोने के लिए मशीन, काटने के लिए मशीन, निकौनी करने के लिए, हर चीज के लिए मशीन है। और वहां का आदमी, हम लोग जैसे हमारे गांव या हम लोग के देश में अगर 1 बीघा जमीन है और मजदूर न मिला तो जमीन खाली रह जाएगी, है ना, क्योंकि आपसे हल जोतिया तुम लेके तो इज्जतें घट गया। उधर का आदमी सैकड़ों एकड़ खेती खुद करता है। उधर का किसान इंग्लैंड, अमेरिका, भारत का भ्रमण करता है साल भर में। तो उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि गधों की तरह मेहनत करते हैं, राजा की तरह ऐश करते हैं, है ना। इतना कमाते हैं, खेती से भी इतना कमाते हैं कि वो वर्ल्ड का टूर करते हैं। हम लोग सब कुछ कमा के अपना देश का नहीं टूर कर पाते हैं, है ना। तो उनके यहाँ सारा मशीनीकरण हो चुका है, हमारे यहाँ पार्शियल मशीनीकरण हुआ। हम केवल धान कटाई के समय कटर लाते हैं, काट दौनी करने के लिए उतना व्यवस्था हुआ है। तो हाँ, तो रोपने से लेकर हर काम के लिए मशीन, है ना। तो इस स्टेज में हम कहां से आए और शासक कैसे रहे। अब हर समय का शासक जो है, आज की तरह अमेरिका का, अब हमारे मोदी जी 10,000 की 12,000 करोड़ कितना का प्लेन है, 1000 करोड़। अब अकबर इतना बड़ा राजा था तो कौन जी पर चलता था, अशोक कितने बड़े राजा थे। अशोक के जमाने में इंडिया हैड द लार्जेस्ट एवर एम्पायर इन द फॉर्म ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यों से बड़ा साम्राज्य भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो अशोक कैसे चलता था, वो तो आज से भी बड़ा शासक था। हम अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन अशोक तो रियल अफगानिस्तान तक रूल किया, है ना। उस समय क्या था, घोड़ा पर चलो, हाथी पर चलो, पालकी पर चलो, नाव पर चलो, मन है तो पैदल चलो। तो चाह के भी उस समय आज का प्लेन नहीं बना सकता था। यू डिड नॉट हैव दोज फैसिलिटीज एट दैट टाइम। तो उतना बड़ा राजा होने के बाद जब हम इतना गीत गाते हैं कि एवर लार्जेस्ट एम्पायर ही क्रिएटेड, तो उस समय जो संसाधन था उसी का यूज होगा, है ना। तो ये एक फर्क होता है कि हम यहां आए हैं तो कहां से चलकर आए, ये याद रखना हर चीज के लिए जब जरूरी होता है।
इसी को कहा जाता है कि अपनी जड़ों को याद रखो। जो लोग जड़ों को भूल जाते हैं वो फिर उखड़ जाते हैं, है ना। तो फॉर एवरीबॉडी मर्चेंट्स, आज अडानी अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और क्या नाम है उसका, फेसबुक वाला, मेटा वाला है, यूट्यूबर है, तो वो कैसे कैसे व्यापारी। लेकिन उस समय भी व्यापारी थे, पुरोहित थे, कारीगर थे, कलाकार थे, संगीतकार थे, वैज्ञानिक थे, है ना। वैज्ञानिक ऐसा नहीं कि आज ही का होमी जहांगीर भाभा और एपीजे कलाम, उस समय भी वैज्ञानिक थे जो उस परिस्थिति में नए नए चीजों का आविष्कार किए। इसीलिए डीडी कोशाम्बी जो एक मार्क्सिस्ट इतिहासकारों में भारत के पहले प्योर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है डीडी कोशाम्बी। तो उनका, जैसे अभी हमने कहा कि इकोनॉमी चेंजेज द हिस्ट्री, तो डीडी कोशाम्बी का कहना होता है कि टेक्नोलॉजी चेंजेज हिस्ट्री, तकनीक से इतिहास बदलता है। व्हेन देयर इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री विल चेंज बिकॉज इट विल इन्फ्लुएंस द मोड ऑफ प्रोडक्शन। यह उत्पादन की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जब उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा, तब ना गर्मी आता है। पॉकेट में पैसा ना है तो ठंडाई हुई रही, जिस दिन बाबूजी भेजेंगे पैसा उस दिन थोड़ा दिन गर्मी रहेगा, है ना। पॉकेट में जैसे पैसा लेके चलते हैं, थोड़ा गर्मी नहीं रहता है, क्या खर्चा करें, कहाँ कर दे। थोड़ा ज्यादा पैसा का जुगाड़ हो गया तो दिमाग आपका गड़बड़ाएगा कि इसका क्या करें, कुछ बढ़िया खाना खाएं, कुछ बढ़िया चीज खरीद ले। जब तक पैसा खर्च नहीं होगा, कुलबुलाते रहेगा आपका पॉकेट, तो पैसा जो है ना गर्मी ला देता है तुरंत। तो ये सब चीजों का जानने के बारे प्रयास करना चाहिए। उस समय के बच्चे कौन सा गेम खेलते थे, आज आप मोबाइल पर गेम खेलते हैं, टीवी पर सब गेम आ गया बच्चा का, है ना। हम लोगों के जमाने तक मिट्टी के खिलौना होते थे, नहीं गाना भी है, मिट्टी का खिलौना है, लकड़ी का खिलौना है। क्या नसरुद्दीन शाह का सिनेमा था तो उसमें है ना गाना लकड़ी का खिलौना, है ना। अब आप चाइनीज खिलौना से खेलते हैं, मोबाइल पर 75 तरह का गेम है। स्टोरीज, दादा दादी नाना नानी स्टोरी सुनाते थे, अब आप टीवी पर देखते हैं, डोरेमोन से लेकर के आ गया। अब पहले बाबूजी दादाजी रामायण महाभारत सुनाते थे, अब टीवी पर ही सीरियल बन गया रामायण महाभारत। अब कहा कोई क्यों जरा डिरेल्ड होते जा रहा है, क्योंकि सोशलाइजिंग प्रोसेस कमजोर हो गया है। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, जहां बच्चा अपने क्लोज रिलेटिव्स के साथ रहता है तो इमोशंस शेयर करता है ना। अब आप आधुनिक आदमी हैं, बच्चा 5 साल का हुआ, आप बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। अब बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रख दिए, अब वहां बच्चा रोया, उसके आंसू पोंछने वाला कोई है, रोते रोते उसका आंसू सूख गया। पता चला कि 10वां जाते जाते उसका इमोशन भी सूख जाएगा। वही बच्चा जो है आगे चलकर माई बाबू को नहीं पूछता है, क्योंकि उसके अंदर दर्द खत्म हो जाता है। बहुत लोगों का नहीं भी होता है, हमने कहा सब पर होता है, लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें अगर किसी के इमोशंस को जिंदा नहीं रखेंगे तो उसका दूसरे के प्रति इमोशन मर जाएगा। अच्छा, मरने तो कोई बात नहीं, जहां किसी के चोट लग जाने से कोई आदमी परेशान हो जाता है, वहां किसी के मरने से कोई आदमी परेशान नहीं होता है। तो ये आधुनिक प्रक्रिया है। पहले क्या होता था कि घर में माई मारी 4 चमेटा को, तो दादी पकड़ ली, मेरे पोता को मार रहा है, मेरे पोती को मारी, तो उसको लगा कि हमको संरक्षण मिल गया, तो अपने दादी से अटैच हो गया, है ना, उसका इमोशन उससे मैच किया, तो आदमी के प्रति संवेदनाएं जिंदा रह। आज धीरे धीरे आधुनिकीकरण हो रहा है, तो जो उजाला है उसके पीछे का कालापन, स्याह भी तो आप ही को भोगना है ना। सुविधा एसी चलाइएगा तो सीएफसी गैसें निकल के जो गर्मी लाएगी उसको झेलने के लिए तो दूसरा देश का आदमी आएगा नहीं, वो भी आप ही को झेलना पड़ेगा, है ना। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब देखिए, क्योंकि ये 6ठा क्लास का किताब है, तो यहां आप सब आदमी पढ़े होइएगा
देखिए, पहला स्टेज जो है हिस्ट्री में पढ़ा जाता है स्टोन एज, है ना। जब पाषाण काल है, स्टोन एज का मतलब होता है कि पत्थर के औजारों का यूज इस पीरियड में लगातार हुआ है। पहाड़ के पत्थर को स्टोन कहा जाता है और नदी के पत्थर को पेबुल कहा जाता है। हिंदी में इसको बटिकास्म कहा जाता है ना। और इस समय पत्थर के औजार से ही पत्थर से ही पत्थर का औजार बनेगा, इसलिए शार्पनेस निश्चित रूप से आज वाला नहीं होगा, क्योंकि लोहा से तोड़ेंगे तो ज्यादा शार्प होगा, रगड़ेंगे तो पत्थर से ही पत्थर तोड़ा जाएगा। तो वो ठीक है, अगला चैप्टर में वो भी है कि कैसे औजार बनते थे। स्टोन एज में ये बहुत लंबा समय है ना, क्योंकि मेटल जो है वो बहुत देर से मिलता है। स्टोन एज है तो लोग इस समय हंटर हैं, शिकारी हैं और खाद्य संग्राहक हैं, फूड गैदरर्स हैं। शिकारी और खाद्य संग्राहक है। इस समय के लिए 3 चीज जरूरी है। एक, पत्थर जरूरी है, तो पहाड़ चाहिए या नदी जिसमें पत्थर हो। दूसरा, पानी चाहिए, पानी तो हर हाल में चाहिए। और तीसरा, जंगल चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए। तो लोग वही रहेंगे जहां ये 3 चीज रहेगा, पत्थर, पानी, जंगल। जंगल से फल फूल कलेक्ट होगा और जंगल में ही जानवरों का शिकार होगा। इसीलिए प्रारंभिक सभी सभ्यताएं, स्टोन एज सिविलाइजेशंस वही डेवलप हुए जहां ये तीनों चीज रहा। इसलिए उसके प्रमाण भारत के उन सभी इलाकों से मिले जो पहाड़ी हैं, जंगल, है ना, और स्पेशली जहां पर नदी है। देख, किरतहार का एरिया है, सुलेमान हिल्स ये सब एरिया है, बिंद नर्मदा ये सब का एरिया है, ठीक है ना। बर्फ के नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, आसाम और उसके जो ट्राइब्यूटरीज एरिया है। दक्षिण भारत का जो एरिया है, दक्षिण भारत में भी पहाड़ और नदी सब कुछ है, झील हो, नदी हो, पहाड़, है ना, जो तो वाटर रिसोर्सेज होना चाहिए। जो चीज भी घटेगा माइग्रेशन होगा, है ना। आप जानवरों का जैसे डिस्कवरी चैनल देखते हैं तो माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स भी होता है। पानी या संसाधन घटता है तो जानवर को भी एक फिक्स रूट होता है कि सीजनल, दे हैव अ सीजनल माइग्रेशन, दे विल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड, है ना। तो प्रारंभिक सभ्यताएं इसी एरिया में हुई। फिर दूसरा जो पक्ष होता है कि जब स्टोन एज से हम आते हैं, जब देखिए न्यूलिथिक पीरियड अगला फेज में है, चैप्टर में पढ़ना है। तो इस न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ और हार्डिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन की शुरुआत हुई। ये 2 चीजों ने आदमी के लाइफ में स्टेबिलिटी लाया। कृषि जब होगा तो फिक्स जगह होगा, तो कृषि ऐसा चीज है कि हम यहाँ खेती कर दे और खेत को उठा के ले जाएंगे पटना से हम मुकामा, जहां खेती करेंगे वहां पर आपको रहना होगा। तो जैसे ही कृषि की शुरुआत होगी, देयर वुड बी स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, है ना। तो अगली सभ्यताएं उन इलाकों में डेवलप हुई जो नदी घाटी सभ्यताएं, है ना। तो पहाड़ों से उतरकर सभ्यता का लेवल आता है
एक ये इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो नदी घाटी एरिया में सभ्यताओं का विकास होता है, क्योंकि नदी घाटी एरिया में उपजाऊ जमीन है, पानी है और से सारी सुविधाएं, बरसात के अलावे हर मौसम में वहां सभी फैसिलिटी आसानी से मिलती है ना। अब बरसात में बाढ़ आया तो थोड़ा डूबी उतर आई, तो होता ही है, हर जगह हर मौसम हर सुविधा समान रूप से उपलब्ध नहीं होती है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा डूबी है, लेकिन शेष एक आध महीना छोड़ के 10-11 महीना आप आराम से जिंदगी जिए, है ना। तो नदी घाटी सभ्यताओं में, इसीलिए आप इसी सब किताब में प्राचीन सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, है ना, नील नदी की सभ्यता हो, चीन में हुआंगहो नदी की सभ्यता हो, भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता हो, ऑल द सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड द रिवर वैलीज, है ना। और नदी के इलाके के जो